हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस में आपका स्वागत है दोस्त। तो आज हम लोग डीपीपी कर रहे हैं दोस्तों। डीपीपी का मतलब है डेली प्रैक्टिस पेपर, जहां हम लोग प्रीलिम्स के लिए जो ज़रूरी क्वेश्चंस होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप्स, चाहे वो यूपीएससी प्रीलिम्स हो या सिविल सर्विस का हो या ईपीएफ हो, जहाँ भी जीएस का पोर्शंस आता है उसके क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये कोर्स इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, तो इंग्लिश का डिस्कशन इसका आ चुका है और हिंदी वाले का ये भी डिस्कशन होने जा रहा है। ठीक है, इसमें क्वेश्चंस भी हिंदी में होगा, इसके अलावा इसका एक्सप्लेनेशन भी हिंदी में किया जाएगा। ठीक है, आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बन गया है डीपीपी हिंदी के नाम से। जब आप जीरो आई एस के चैनल पर जाइएगा, ठीक है, तो उसके प्लेलिस्ट में जाएंगे तो डीपीपी हिंदी के नाम से प्लेलिस्ट बना होगा, तो उसमें आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं। साथ ही साथ अकाउंटिंग जो लेखांकन का कोर्स है वो जो ईपीएफओ में आएगा उसके लिए भी 9 लेक्चर आ चुके हैं, और इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉ का भी चैनल आ रहा है। ठीक है, लेक्चर आ रहा है, जहाँ पे आपको फ्री में यूपीएससी प्रीलिम्स का और ईपीएफओ की तैयारी करवाई जाएगी। दोस्तों, ये कोर्स प्रेजेंट किया जा रहा है राहुल परनवाल के द्वारा, जो एक ईपीएफओ में सिलेक्टेड ऑफिसर है। साथ ही साथ मैंने यूपीएससी का मेंस 2020 में और यूपीपीसीएस का मेंस 2021 में दिया है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं। हिस्ट्री 17 मार्च का आज टेस्ट है, मॉक टेस्ट। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, वो है भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कुछ प्रश्न हैं। तो बोल रहा है कि संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग 1928 से जुड़े हुए थे। ठीक है, सबसे पहले देखिए इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के बारे में क्या। सबसे पहले ये याद रखिएगा, आपको पता है कि नेहरू रिपोर्ट हुआ था। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट हुआ था। ठीक है ना, एक मिनट, नेहरू रिपोर्ट, ठीक है, कब हुआ था? 1928 के आसपास, जिसमें बोला था कि हम भारत को डोमिनियन स्टेटस देंगे। क्या देंगे? डोमिनियन स्टेटस। ठीक है, तो डोमिनियन स्टेटस का दिया था, लेकिन फिर कुछ लोग थे बोले कि नहीं, हमको डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमको कम आज़ादी चाहिए। फिर वो लोग मिल के इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग बनाए। तो उसमें आपको पता है कि सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू तो थे ही, क्या श्रीनिवास अयंगर थे। एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, हिस्ट्री में अगर आपको पता है कि फलाना आदमी नहीं था किसी चीज़ में शामिल, तब आप उसको मारिए कि हाँ ठीक है, नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए आपको गेस करना है कि यार वो शामिल था या नहीं था, तो आप हमेशा जाइएगा कि हो सकता है वो होगा। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री में बहुत सारे फैक्ट होते हैं, तब आपको क्या होगा कि आपको गेस करना पड़ेगा। तो आप क्या कीजिएगा, जो आपको लगेगा कि यार ये हो सकता है इसमें शामिल होगा, तो आप उसको बोल दिए हाँ ठीक है शामिल होगा। क्योंकि हिस्ट्री में बहुत सारे फैक्ट होते हैं, आपको पता नहीं होगा। हमको पॉलिटी इकोनॉमी उस पर उतना फैक्ट नहीं होता है, अगर उसमें या तो पता है या तो नहीं पता है। लेकिन हिस्ट्री में बहुत सारे फैक्ट है, हिस्ट्री का आप कितना डिटेल में पढ़ेंगे। ये चुन्नू मुन्नू का नाम कौन उतना ध्यान रखेगा, तो मतलब शामिल होगा। ठीक है, सही उत्तर क्या है? 1, 2 और 3। ठीक है, दूसरा प्रश्न, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साहित्यिक योगदान के संदर्भ में एनी बेसेंट निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक कृति से संबंधित थी? इंडिया ए नेशन, ए प्ली फॉर सेल्फ गवर्नमेंट। दूसरा, माई पाथ टू एथिज्म एंड फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म। दोस्तों, अगर पता है आपको कि फिलॉसफी हिंदुइज्म एनी बेसेंट नहीं BR अम्बेडकर का बुक है। ठीक है, क्योंकि ये फेमस बुक है यार, फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म। उसी तरह का जातिवाद का उन्मूलन, छुआछूत, ये सब अम्बेडकर का किताब है। सेल्फ गवर्नमेंट, तो एनी बेसेंट तो भाई बात करती थी, होम रूल लीग उसने शुरू किया था। ठीक है, कि हमको होम रूल लीग चाहिए, सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं लिंक है होम रूल लीग से, मतलब एक वन तो होगा। उसके अलावा एनी बेसेंट दोस्तों माई पाथ टू एथिज्म भी बुक लिखी है। ठीक है, आप याद रख लीजिएगा, माई पाथ टू एथिज्म। फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म कौन लिखा है? एनी बेसेंट ने लिखी है। कौन लिखे? BR अम्बेडकर। इसके अलावा BR अम्बेडकर जो है और भी बहुत सारे किताब को लिखे हैं, जैसे एनी जातिवाद का उन्मूलन, उसके बाद जो है फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? 1 और 2। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नमक सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा धरासाना नामक छापे में शामिल था? धरसाना, जब नमक आंदोलन हुआ था धरसाना में, तो उसमें कौन कौन शामिल था वो हमने पूछा है। ठीक है, तो मैंने एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, देखिए जो आदमी का जो टाइटल होगा, तो टाइटल से हम बता सकते हैं कि वो किस प्लेस का होगा, किस स्थान का होगा टाइटल से। जैसे मैं बोलूँ अगरकर,
ठीक है, मंजरेकर, ठीक है। तो आप हिंट करिए, अगरकर है, मंजरेकर है, लता मंगेशकर है, इसका मतलब क्या होगा? ये सब जो चीज़ कहाँ से होगा दोस्तों? महाराष्ट्र से। उसी तरह मैं बोलूँ दत्ता, बोस, तो ज़्यादा चांस है ये बंगाली होगा, बंगाल से। मैं बोलूँ बर्नवाल, तो ज़्यादा चांस है कि आपका ये बिहार, झारखंड और यूपी का होगा। मैं बोलूँ मीना, तो आप समझ जाएंगे राजस्थान में। मैं बोलूँ कुशवाहा, तो आप समझ जाएंगे बिहार। समझ गए? तो जैसा टाइटल वैसा एरिया हम डिसाइड कर सकते हैं, ठीक। अब धरासाना है, धरासाना कहाँ पे है? आपको पता होगा, महाराष्ट्र, ठीक है। तो देखो, अंबिका कांत सिन्हा, सिन्हा कहाँ होते हैं जनरली दोस्तों? यूपी में, बिहार में। मतलब तो वहाँ महाराष्ट्र में क्या करने जाएगा वो सत्याग्रह में? वो बिहार में नहीं करेगा या यूपी में नहीं करेगा अगर वहाँ होगा तो। तीसरा नहीं होगा। जैसे ही तीसरा आपने हटाया, आपका 2 ऑप्शन ख़त्म हो गया, क्योंकि आपको सही उत्तर का चुनना है। फिर अब सरोजनी नायडू, नायडू कहाँ होता है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में, जिससे वेंकैया नायडू है। तो आंध्र प्रदेश के बगल में ही है महाराष्ट्र, मतलब हो सकता है। उसके बाद इमाम साहिब, धरासाना सत्याग्रह में दोस्तों ये दोनों फेमस पर्सनैलिटी हैं, 1 और 2, ठीक है। तो 3 का क्या होगा? बी। समझ गए? तो ये भी एक ट्रिक है कि नाम के आधार पे भी आप क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। यूपीएससी 2020 में क्वेश्चन पूछा था, एक आदमी का नाम दिया था देवरकर, ठीक है। मैंने इसको ट्रिक से अलग बनाया था, यार अगरकर, मंजरेकर, तेंदुलकर ये सब महाराष्ट्र के हैं, और ऑप्शन में दिया था कि देवरकर जो है वो बिहार, एक ऑप्शन, एक स्टेटमेंट था कि बिहार के वो स्वतंत्रता सेनानी थे, तो वो गलत हो जाएगा। बंगाल का था वो एक्चुअली, बिहार ने दिया था, बंगाल दिया था, तो बंगाल का नहीं होगा, वो कहाँ का होगा? महाराष्ट्र का, और महाराष्ट्र का ही था। जैसे आपने इसको एलिमिनेट किया, आपका आंसर की तरफ पहुँच जाएंगे। तो यूपीएससी में याद रखिएगा, सब चीज़ आपको ऐसा नहीं होगा कि सब चीज़ आपने पढ़ा होगा, कुछ चीज़ अतरंगी क्वेश्चन भी रहता है, तो वहाँ पे नॉलेज ट्रिक लगाएंगे तो आप सबका सही हो जाएगा और आपको निकल जाएगा फिर प्रीलिम्स, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो मैं बीच बीच में ये सब ट्रिक आपको बताते जा रहा हूँ, आप इसको नोट करते जाइएगा, ठीक है। इसको मूवी की तरह नहीं देखना, आप सुनिए और फिर लिखिए, ठीक है। अगला है मोंटफोर्ट रिफॉर्म, सुधार के बारे में है कि मोंटफोर्ट सुधारों के अंतर्गत प्रांतीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। अब देखिए, मोंटफोर्ट सुधार कब आया था? जिसको मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म बोलते हैं, यह आया था 1919 में। कौन लेके आया था? अंग्रेज। अंग्रेज कैसा आदमी था दोस्तों? बदमाश। बदमाश मतलब नेगेटिव। मैंने एक आपको कॉन्सेप्ट दिया था कि कोई चीज़ अच्छा होता है तो उसको हम लोग पॉजिटिव ही से देखते हैं, सही। पॉजिटिव चीज़ का नेगेटिव नहीं हो सकता। उसी तरह कोई नेगेटिव होता है, उसका नेगेटिव चीज़ ही सही होता है, नेगेटिव का पॉजिटिव नहीं हो सकता। ये आपको बताया था। आप देखें पहले का टेस्ट, आपको क्लियर होगा, ठीक है। जैसे बोलेगा दारू, दारू क्या है दोस्तों? नेगेटिव। तो बोलेगा दारू पीने से किडनी सड़ता है, सड़ता है, सही बात है, नेगेटिव है तो सही होगा। बोलेगा दारू पीने से बॉडी बनता है, तो बॉडी बनना क्या है? पॉजिटिव। तो नेगेटिव का पॉजिटिव होगा क्या? नहीं, ठीक है। उसी तरह मोंटफोर्ट सुधार जो है कौन लेकर आया? अंग्रेज। अंग्रेज कैसा था? बदमाश। तो सुधार भी कैसा होगा? बदमाश, नेगेटिव। तो आप पढ़िए उसी संदर्भ में। पूरा गवर्नर प्रांत का कार्यकारी प्रमुख होता था, तो ठीक है, गवर्नर को पावर दे दिया गया। और गवर्नर कौन अपॉइंट करता था? अंग्रेज चुनता था, है ना। तो मतलब ये नेगेटिव में बता रहा है कि भारत के लिए नेगेटिव था ये। दूसरा, गवर्नर अपनी कार्यकारी परिषद के माध्यम से आरक्षित विषयों का प्रशासन करता था, ये भी बता रहा है कि गवर्नर बहुत पावरफुल है, मतलब भारत के संदर्भ में देखें तो नेगेटिव है। अगला है कि प्रांतीय विधान परिषदों के सभी सदस्य निर्वाचित किए जाते थे, मतलब सबको चुना जाता था, लोग चुनते थे। मतलब कहीं ना कहीं ये लोगों को पावर दे रहा है, मतलब अच्छा काम कर रहा है भारत के लिए, ठीक है। मतलब ये पॉजिटिव सेंस में दिखाया जा रहा है। अब ये है नेगेटिव, तो इसका नेगेटिव का यही दोनों होगा ना, नेगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव का पॉजिटिव थोड़ी होगा दोस्तों, नहीं होगा। तीसरा को जैसे ही हटाएंगे तो 3 ऑप्शन आपका खत्म हो जाएगा। पूछा है सही तो हम मारेंगे सट के, तो 5 का आंसर होगा 4 का ही, ठीक है। 4 का आंसर क्या होगा दोस्तों? ए। समझ में आ रहा है आपको? ये भी एक लॉजिक है कि नेगेटिव का नेगेटिव, पॉजिटिव का पॉजिटिव। इसके पहले मैंने क्या बताया कि किसी भी आदमी का टाइटल देख के हम उसका स्थान के बारे में जान सकते हैं।
उसके पहले क्या बताया कि हिस्ट्री में अगर आपको पता है कि फलाना आदमी के बारे में नहीं पता है कि शामिल थे या नहीं थे, तो ये मान के चलिए कि वो शामिल होंगे, क्योंकि हिस्ट्री में बहुत सारे दोस्तों क्या होता है, फैक्ट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। ये जो कॉन्सेप्ट है ना दोस्तों, नेगेटिव पॉजिटिव, ये आपके लगभग सभी क्वेश्चन में लगेगा। ठीक है, देखिएगा हम कैसे लगाते हैं। फिर देखिए अगला है, मुक्ति सेना के फ्रीडम आर्मी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहा है इसमें भी जर्मनी और इटली द्वारा पकड़े गए भारतीय मूल के युद्ध बंदियों को शामिल किया जाता था। ठीक है, तो देखिए जब वर्ल्ड वार हुआ, विश्व युद्ध, तो उसमें क्या हुआ, ब्रिटेन की तरफ से बहुत सारे लोग लड़े, इंडिया के लोग भी लड़े, और उसका युद्ध किसके साथ हो रहा था, जर्मनी इटली, मतलब एक तरफ जर्मनी इटली था और दूसरी तरफ अंग्रेज़ था। तब जब जर्मनी इटली विजयी होने लगा तो ब्रिटेन की कुछ कुछ सेना सरेंडर करने लगी, तो उसमें भारत के लोग भी थे। तो उन जो युद्धबंदी था उसको युद्धबंदी बोलते हैं, तो वो जो युद्धबंदी थे उनको शामिल करके सबको एकजुट करके फ्रीडम आर्मी बनाया गया। ये एकदम सही है। फिर अगला बोले, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने मुक्ति सेना का नेतृत्व करने से इनकार कर दिया और सिंगापुर में भारतीय राष्ट्र सेना में शामिल हो गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अच्छे आदमी थे और अच्छे आदमी हैं भी। ठीक है, पॉजिटिव है। तो बोल रहे हैं मुक्ति सेना क्यों बनाया गया है वो दोस्तों, भारत को मुक्त करने के लिए। तो बोल रहे हैं मुक्ति सेना का नेतृत्व करने से इनकार कर दिया, मतलब ये सुभाष चंद्र बोस को नेगेटिव डायरेक्शन में दिखा रहे हैं कि वो अच्छे आदमी नहीं थे, लेकिन ये अच्छे आदमी थे, इसलिए वो मना नहीं किए होंगे, बल्कि बोले होंगे भैया हमको दे दो, हम इसको चलाएंगे। ठीक है, तो हमारा ये कथन गलत होगा। देखिए ना, पॉजिटिव आदमी का पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन दिया है नेगेटिव। याद है, कॉन्सेप्ट यूज हो गया, तो कौन सा सही है, तो दूसरा गलत है, पहला सही है, तो 5 का ए होगा दोस्तों। 6 देखते हैं, राष्ट्रमंडल खेल 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोले राष्ट्रमंडल के बाहर के देशों को इन खेलों में भाग लेने के लिए आमंत्रित नहीं किया जाता है। मतलब 2020 में अगर हुआ है राष्ट्रमंडल खेल, तो बोल रहा है इसमें राष्ट्रमंडल खेल देश के जो बाहर लोग थे वो इसमें शामिल नहीं हुए थे। ठीक है, और दूसरा बोल रहा है कि खेलों के इस संस्करण में 3x3 बास्केटबॉल, महिला T20 क्रिकेट और पैरा टेबल टेनिस को शामिल किया गया था। ठीक है, तो 2020 का जो राष्ट्रमंडल दोस्तों जो खेल हुआ है वो कहाँ हुआ है, आपको याद रखिएगा, इंग्लैंड में। ठीक है, तो इसमें क्या था कि आपको पता है कि राष्ट्रमंडल क्या होता है, तो देखिए जहाँ जहाँ इंग्लैंड का शासन था, अंग्रेज़ का जहाँ जहाँ शासन था, उन देशों के ग्रुप को ही राष्ट्रमंडल खेल कहते हैं। ठीक है, तो उसमें बाहर के देशों को आमंत्रित नहीं किया गया था, ये भी सही है। और इसमें 3x3 बास्केटबॉल को, महिला T20 क्रिकेट को, पैरा टेबल टेनिस को शामिल किया गया था। ठीक है, ये भी सही है। तो आंसर होगा इसका सही दोस्तों 1 और 2 दोनों। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बोला निम्नलिखित में से कौन भारत में वामपंथी आंदोलन से जुड़े थे। वामपंथी मतलब जो मजदूरों के हित के लिए लड़ता है, जो वर्कर के हित के लिए लड़ता है, जो किसानों के हित के लिए लड़ता है, और जो हिंसा का बात करता है, क्रांतिकारी गतिविधि का बात करता है, उसको बोलते हैं वामपंथी। ठीक है, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी है भारत का। ठीक, तो देखिए प्रगतिशील लेखक संघ, क्या ये जुड़ा हुआ था, क्या ये इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन जुड़ा हुआ था या इंडियन एसोसिएशन। भले आपको इन दोनों के बारे में नहीं पता, लेकिन इनके बारे में तो पता है दोस्तों, इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन आपको पता होगा, इसको जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है, और आनंद मोहन बोस, इन दोनों ने खूब मिलके खोला था, सेटअप किया था। कब, 1876 में। कांग्रेस के पहले सबसे बड़ी ये संस्था थी। और इसको आपको पता है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी कैसे आदमी थे दोस्तों, गरम दल के थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी कैसे थे, मॉडरेट थे। मॉडरेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, नरम दल। ठीक है, अब देखिए कोई आदमी अगर नरम दल का है, मतलब तो वो हिंसा का बात करेगा नहीं, वो उग्र होगा नहीं, तो वामपंथी आंदोलन में शामिल होगा नहीं। ठीक है, तो इंडियन एसोसिएशन कभी नहीं होगा जो वामपंथी से जुड़ा होगा। तो तीसरा को जैसे आपने काट दिया दोस्तों, तो आपका 1 और 2 सही हो गया। इसका मतलब आपको अगर भले पता है कि नहीं कि प्रगतिशील लेखक संघ है या इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन, फिर भी आपने इसको सही मार दिया। ठीक है, समझ में आया, इसको बोलते हैं ट्रिक। आप एक एक ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, आपको उसी में क्या हिंट मिल जाएगा कि कौन सा आपको करना है। ठीक है, चलिए और देखिए जिस भी वर्ड में पीपल है ना, पीपल जनरली बोलते हैं ना कि वामपंथी लोग बोलते हैं कि लोगों का युद्ध है, ये पीपल्स वार बोलते हैं, लोगों का युद्ध। जो भी पीजेंट का बात करेगा, वर्कर का बात करेगा, पीपल का बात करेगा, इसका मतलब कि वो वामपंथी का से जुड़ा हुआ आंदोलन होगा। जैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे, एक है वर्कर एंड पीजेंट पार्टी, मतलब मजदूर और किसानों की पार्टी,
ये कैसी, ये वामपंथी जो है पार्टी है थी पहले, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बोले दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के अनुभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहा महात्मा गांधी ने भारतीय समुदाय की सेवा करने और उन्हें संगठित करने के लिए साप्ताहिक पत्रिका इंडियन ओपिनियन की शुरुआत की थी, ठीक है। देखिए महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका में थे तो उन्होंने वहाँ के लोगों को विचार जानने के लिए इंडियन ओपिनियन लिखा, पत्रिका का शुरुआत की। ओपिनियन का मतलब ही होता है दोस्तों राय लेना, ठीक है। तो उन्होंने ये शुरू किया था, तो ये एकदम सही। बोला द्वितीय बोर युद्ध के दौरान गांधी जी ने अंग्रेज़ों की मदद के लिए भारत एम्बुलेंस दल का नेतृत्व किया था, ये भी सही है, क्योंकि इसी बोर युद्ध में जब वो अंग्रेज़ की मदद किए थे तब उनको कैसर हिंद का उपाधि दिया गया था, कैसर हिंद। और इसी कैसर हिंद की उपाधि को जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जालियांवाला बाग मैसेकर हुआ, कब हुआ 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में, तो जो है कैसर हिंद को गांधी जी ने उपाधि को अंग्रेज़ को वापस कर दिया, तो ये सही है, उसी से मिला था। बोल रहा है आव्रजन संबंधी विवादों को निपटाने के लिए वर्ष 1905 में गांधी स्मट समझौते पर हस्ताक्षर किए। देखिए गांधी जी 1898 से लेके 1900 कब तक दोस्तों, 1914-15 तक कहाँ पे रहे, कहाँ रहे, साउथ अफ्रीका में रहे। तो उसी समय क्या हुआ 1914 में, आपको पता है कि जब यहाँ के लोग साउथ अफ्रीका जाते थे तो अपनी पत्नी वत्नी को लेके जाते थे शादी वादी करके, तो अंग्रेज़ जो था बोलता था कि नहीं, अगर भारतीय विधि से शादी हुआ है तो हम उसको नहीं मानेंगे, आपको यूरोपियन विधि से शादी करना पड़ेगा, ठीक है, तभी मानेंगे, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा शादी का। तो इससे लोगों को बहुत आहत हो गया, मतलब लोग बोले कि यार अब तुम हमको बताएगा कि हम किससे शादी करेंगे और किस तरह से करेंगे, तो मेरी संस्कृति से छेड़छाड़ करेगा। तो लोग विरोध कर दिए। तो 1914 में गांधी और स्मट्स के बीच में समझौता हुआ, 1905 नहीं 1914 में, और ये बोला गया कि भैया भारत का तौर तरीका से अगर शादी हो रहा है, भारतीय कर रहे हैं, तो वो शादी वैध होगा, अवैध नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा गलत होगा, क्योंकि 1905 में नहीं हुआ है दोस्तों, 1914 में हुआ है, बात समझ में है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो हमारा तीसरा गलत है दोस्तों, जैसे ही तीसरा आपने काट दिया तो आपका आंसर सही हो गया 8 का सी, ठीक। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बोला स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियों के संदर्भ में सिएटल में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। सिएटल कहाँ है दोस्तों, कनाडा में, ठीक है। तो वहाँ पे यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना की, किसने किया। बोला तारकनाथ दास और जी.डी. कुमार, सोहन सिंह भकना और लाला हरदयाल, भाई परमानंद और जी.डी. कुमार, रास बिहारी बोस और तारकनाथ दास, ठीक है। आप देखिए दोस्तों, जिस ऑप्शन में जो कॉमन होता है नाम वो जनरली होता है आंसर। अब देखिए सोहन सिंह भाकना कितने आंसर में है, कितने ऑप्शन में है, सिर्फ एक ही जगह है, इसका मतलब ये हमारा नहीं होगा, ठीक है, समझ में आ गया। भाई परमानंद कितने जगह है, एक ही जगह है ना। रास बिहारी बोस कितने जगह है दोस्तों, एक जगह है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए तारकनाथ दास और जी.डी. कुमार, ठीक है, तो जी.डी. कुमार यहाँ भी है, जी.डी. कुमार यहाँ भी है, तारकनाथ दास यहाँ भी है, तारकनाथ दास यहाँ भी है, ठीक है। भाई परमानंद एक बार है, रास बिहारी बोस भी एक बार है, मतलब भाई परमानंद और रास बिहारी बोस नहीं होगा दोस्तों आंसर में, ठीक है। ये एक ट्रिक है लगाने का, जो ज़्यादा में रिपीट करेगा वो होगा। और वैसे भी देखिए सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल जो है दोस्तों, ये गदर पार्टी से जुड़े थे, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। उसके बाद रास बिहारी बोस जो है ये आपका लाहौर षड्यंत्र से जुड़े थे, ठीक है, जिसमें सौंडर का मर्डर किया गया था, तो इनका भी नाम आया था, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। भाई परमानंद, ठीक, भाई परमानंद दोस्तों ये जो है आर्य समाज को मानने वाले लोग थे, है कि नहीं, समझ में आ रहा है आपको। तो जो इसका आंसर होगा दोस्तों वो तारकनाथ दास और जी.डी. कुमार होगा, समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को।
बोल रहा वर्ष 1945 के शिमला सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहा इसमें महात्मा गांधी और एम ए जिन्ना दोनों ने भाग लिया था और लॉर्ड वेवेल ने यह स्वीकार किया कि मुस्लिम लीग भारत में मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि है। ठीक है, देखिए शिमला सम्मेलन पता है शिमला में हुआ था, लॉर्ड वेवेल बुलवाया था। ठीक है, इसमें जिन्ना और मोहम्मद अली और महात्मा गांधी दोनों भाग लिए थे, सही है। तो जिन्ना ने इसमें यह बोला कि भाई जितने भी मुस्लिम हैं उसका प्रतिनिधि सिर्फ मुस्लिम लीग ही करना चाहिए, बाकी कांग्रेस नहीं, कोई पार्टी नहीं करे, सिर्फ मुस्लिम लीग ही पूरे मुसलमानों का प्रतिनिधि करे। लेकिन लॉर्ड वेवेल इसको मानने से मना कर दिया, इसलिए मुस्लिम लीग जो है शिमला समझौता को नहीं मानी। ठीक है, तो ये हमारा गलत होगा क्योंकि लॉर्ड वेवेल ने स्वीकार नहीं किया, ये अस्वीकार किया। ऐसे यूपीएससी खेलता है, अस्वीकार को स्वीकार कर देगा, स्वीकार को अस्वीकार कर देगा। ठीक है, देखिए अब इसमें ये हम लोगों को नहीं पता करना था यार कि जिन्ना पार्टिसिपेट किए थे कि नहीं। अगर आपको इतना पता है या स्वीकार नहीं था तो आपको सही हो गया। वैसे भी देखिए इसमें बोल रहा है मुस्लिम लीग। दोस्तों अगर मुस्लिम लीग जाएगा तो जिन्ना जाएगा कि नहीं जाएगा, और जिन्ना जाएगा तो गांधी जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्योंकि गांधी जी का मकसद था कि देश को एक बंटवारे से रोकना। ठीक है, इसलिए जहाँ जहाँ जिन्ना जाते थे दोस्तों वहाँ गांधी जी भी उनको समझाने के लिए जनरली जाते थे। ठीक है, तो कौन सा सही है 1। ठीक है, 10 का होगा ए। अगला है राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली नाफिस के संदर्भ में आपको कुछ स्टेटमेंट है। तो नाफिस क्या होता है कि हम लोग किसी का फिंगरप्रिंट के द्वारा पहचान कर सकते हैं। ठीक है, मतलब क्रिमिनल को। और जहाँ भी अपराधी आ जाए दोस्तों, बोला या किसी अपराध के लिए गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति को एक विशिष्ट 10 अंक के राष्ट्रीय फिंगरप्रिंट नंबर प्रदान करती है। ठीक है, नाम ही है राष्ट्रीय फिंगरप्रिंट, तो ठीक है 10 डिजिट का होगा, है ना। इतना नंबर कौन याद करता है। ठीक है, एकदम होगा। आधार कार्ड कितने नंबर का होता है 12, है ना, तो ये कितना है 10। बोला इसका प्रबंधन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो कर रहा है, मतलब एनसीआरबी। दोस्तों जितना भी क्राइम का डेटा होता है क्रिमिनल का, ये भी क्रिमिनल से डील करता है, अपराधी से, तो सभी डेटा को कौन स्टोर करता है दोस्तों, एनसीआरबी। तो ये भी हमारा सही है। कौन सा सही है, तो 1 और 2 दोनों। बात समझ में आया। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्ष 1920 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहा CR दास ने असहयोग पर मुख्य प्रस्ताव किया। अगला है कांग्रेस ने संवैधानिक तरीकों से स्वशासन की प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया। अगला है कांग्रेस ने भाषीय आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों के गठन का निर्णय किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये ऑप्शन नंबर आप दूसरे पे गौर कीजिए, विकल्प पे। क्या बोल रहा है, कांग्रेस ने संवैधानिक तरीकों से स्वशासन की प्राप्ति। संवैधानिक तरीका क्या होता है दोस्तों, जो कानून के दायरे में हो, और कानून कौन बनाता था, अंग्रेज। तो बोल रहा है, तो बोला जा रहा है कि जो भी चीज़ संविधान के दायरे में था, मतलब कांग्रेस अंग्रेज जो भी नियम कायदा कानून बनाया, अगर उसके दायरे में है तभी उसको संवैधानिक कहेगा। अब ये बताइए 1920 में गांधी जी ही असहयोग आंदोलन का नेतृत्व करते थे ना, तो गांधी जी हमेशा अंग्रेज का जो गलत कानून है वो तोड़े हैं, चाहे वो सविनय अवज्ञा हो या असहयोग आंदोलन हो। ठीक है, तो संवैधानिक तरीक़ों से नहीं, संवैधानिक और गैर संवैधानिक, भले वो संविधान के बाहर, संविधान मतलब वो अंग्रेज का भले कानून का हम लोग विरोध करें, फिर भी हम लोग स्वशासन की प्राप्ति के लिए वो करेंगे। ये नहीं है कि अंग्रेज का विरोध नहीं करेंगे, अंग्रेज का विरोध करेंगे। इसीलिए संवैधानिक तरीका नहीं, संवैधानिक प्लस गैर संवैधानिक दोनों। ठीक है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन गलत होगा। जैसे ही सेकंड ऑप्शन गलत हुआ दोस्तों, तो हमारा ये ऑप्शन गया, 1 और 3 सही हो गया। ठीक है, इसका मतलब CR दास ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया, और दूसरा कांग्रेस ने इसी अधिवेशन के बाद डिसाइड किया कि हम भाषा के आधार पर प्रांतीय समिति का गठन करेंगे। ठीक है, हाँ। उसके बाद अगला है भारत में गैर ब्राह्मण आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एक तरफ प्रकाशन का दिया है नाम और दूसरा तरफ संबंधित व्यक्ति। अब देखिए मैंने एक चीज़ आपको बताऊंगा, अगला ट्रिक जो आपका काम आएगा एग्जाम में। जो आदमी जिस मीडियम का होगा दोस्तों, या जिस प्लेस का होगा, वैसे ही भाषा का प्रयोग करेगा, मतलब जैसा उसका पढ़ाई लिखाई होगा वैसे ही। गांधी जी
शुरू में अलग अलग जगह में पढ़े थे, तो जब वो लोगों से उतना नहीं मिलते थे तो अंग्रेजी बोलते होंगे। B.R. अम्बेडकर हमेशा से लंदन वंदन में पढ़े हैं, ये किस भाषा में लिखते होंगे या बात करते होंगे? जनरली अंग्रेजी में, ठीक है। जैसे मोदी जी अपने दोस्तों से कैसे बात करते होंगे? गुजराती में, क्योंकि गुजरात के हैं, उस एरिया के, गुजराती में। आप बिहार के लोग किस में कैसे बात करेंगे दोस्तों से? या तो हिंदी में या तो भोजपुरी में होंगे ना। साउथ इंडिया के लोग कैसे बात करेंगे? लोकल भाषा में, तेलुगु में बात करेंगे या फिर तमिल में बोलेंगे, मलयालम बोलेंगे, कन्नड़ बोलेंगे। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? कि जिस आदमी जो एरिया का होता है दोस्तों, वही भाषा को प्रयोग करता है अपने प्रकाशन के लिए, बोलने चाल के लिए। आप पढ़िए, आप इशारा जो है कैसा वर्ड है? हिंदी का। और B.R. अम्बेडकर का पढ़ाई कहाँ पे हुआ है? अंग्रेजी में। मतलब जो भी वो लिखेंगे वो कैसा लिखेंगे दोस्तों? इंग्लिश में। फिर कुदी अरासू, ये सर साउथ इंडिया का भाषा है, ठीक है। नाम भी लग रहा कुदी अरासू। अगर हिंदी या और कोई भी होता तो आपको इसका मतलब पता होता, जिस तरह से आपको इशारा का मतलब पता है ना। तो कुदी अरासू साउथ इंडिया का। A.V. रामास्वामी नैयर कहाँ का? साउथ इंडिया का, नाम से पता चल रहा है। हरिजन, कौन नहीं जानता है कि गांधी लिखे हैं इसको। हु आर द शूद्राज, ये कौन सी भाषा है? अंग्रेजी। और ज्योतिबा फुले क्या बोलते हैं? या तो मराठी या तो हिंदी। जैसे इनका एक किताब है जिसका नाम है गुलामगिरी, तो गुलामगिरी कौन से भाषा में? हिंदी में लिखा हुआ होगा, है ना। उसी तरह ये समाज को संस्थापन किए थे सत्य शोधक समाज, ये भी हिंदी नाम का है। समझ में आ रहा है? तो जो आदमी जिस एरिया का होता है, जो जिस भाषा में उसकी पढ़ाई होती है, उसी भाषा का प्रयोग करता है, ठीक है। तो अम्बेडकर कभी भी हिंदी में जनरली चांस है कि नहीं लिखे होंगे, तो इशारा अम्बेडकर नहीं लिखे होंगे, तो 1 मेरा गलत होगा। जैसे ही 1 को आपने काटा तो ये भी गया और ये भी गया, आंसर तक आप पहुंच गए, ठीक है। तो 13 का B, मतलब हरिजन तो सही है ही, आपको कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन इशारा गलत है। हरिजन सही है, कुदी अरासू भी सही है, क्योंकि दोनों नाम जो है एक जैसा है। कुदी अरासू साउथ इंडिया नाम, ये भी साउथ इंडिया नाम। हु आर द शूद्राज, ज्योतिबा फुले नहीं लिखे हैं, कौन लिखे हैं? B.R. अम्बेडकर। और इशारा किसने लिखा है? ज्योतिबा फुले, ठीक है। तो अगला जो ट्रिक है दोस्तों वो ये है कि UPSC मैच इन द फॉलोइंग जो मिलाने वाला होता है उसमें ऑप्शन को इंटरचेंज कर देता है, ठीक है। एक जो इसका आंसर होगा वो ऊपर दे देगा, जो ऊपर का आंसर होगा वो नीचे दे देगा। साथ ही साथ जो 2 स्टेटमेंट वाला होता है, ये जिसमें 2 स्टेटमेंट होते हैं, उसमें भी UPSC चेंज कर देता है। तो अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, ठीक है, कोई क्वेश्चन है, उसमें लिखा गया है 2 राजा के बारे, पहला कथन में लिखा गया है मौर्य के बारे में, ठीक है, मौर्य प्रशासन व्यवस्था के बारे में लिखा है, और दूसरा स्टेटमेंट लिख दिया गुप्त के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे 2 चीज़ का वर्णन है, एक मौर्य का और तो गुप्त का। UPSC क्या करेगा? गुप्त वाला चीज़ को मौर्य में लिख देगा और मौर्य वाला चीज़ को गुप्त में लिख देगा, और आपको लगेगा अरे सही तो बोल रहा होगा, लेकिन दोनों क्या होगा? गलत। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरह से UPSC क्या करता है? ऑप्शन को चेंज कर देता है, ठीक है। तो धीरे धीरे आपका नॉलेज बढ़ते रहेगा, फिर आपको भी आसानी होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं दोस्तों। बोल रहा है वर्ष 1947 में भारत का डोमिनियन स्टेटस समाप्त हो गया था। अगला है नेहरू रिपोर्ट में ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के भीतर भारत के डोमिनियन स्टेटस की सिफारिश की गई थी, और फिर ब्रिटिश सरकार ने पहली बार कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत की डोमिनियन स्टेटस की मांग को स्वीकार किया था, ठीक है। देखिए 1947 में क्या भारत का डोमिनियन स्टेटस समाप्त हो गया था? तो आंसर आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि 1947 से लेकर 1950 तक भारत का जो गवर्नर जनरल था आज़ादी के बाद, कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। बाद में इनके पोस्ट को हटा के दिया गया और गवर्नर वाइसराय का पोस्ट ख़त्म हो गया, और वही वाइसराय का पोस्ट जाके क्या बन गया? राष्ट्रपति का पोस्ट, ठीक है। तो राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। तो 1947 में भारत का डोमिनियन स्टेटस समाप्त नहीं हुआ था, ये 1950 में हुआ जब हम लोग का संविधान बन के तैयार हो गया तब, ठीक है। तो एक गलत है, हमारा आंसर होगा दोस्तों B, ठीक है। तो
तो मतलब नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस का सिफारिश किया गया था, मैंने बताया था पहले आपको। और ब्रिटेन ने कैबिनेट मिशन में पहली बार डोमिनियन स्टेटस का मांग स्वीकार नहीं किया था, बल्कि क्रिप्स मिशन में किया था, क्रिप्स प्रस्ताव में। ठीक है, तो कौन सा सही है दोस्तों? केवल 2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अंटार्कटिका में भारत की गतिविधियों से संबंधित एक घरेलू कानून है, पहला घरेलू कानून। दूसरा, भारत अंटार्कटिका अधिनियम के बारे में विचार करना है। बोल रहा है कि यह उन भारतीय और विदेशी नागरिकों द्वारा अंटार्कटिका में किए गए अपराधों के लिए दंडात्मक कार्यवाही का प्रावधान करता है जो भारतीय अभियानों का हिस्सा है। ठीक है, अगला, यह अंटार्कटिक संधि के किसी अन्य पक्षकार की अनुज्ञा या लिखित अनुमति के बिना अंटार्कटिका में भारत अभियान को निषिद्ध करता है। तो देखिए 2002 का कानून है, मतलब रिसेंट है। इसके पहले कभी भी आपने अंटार्कटिका अधिनियम सुना है? नहीं। इसका मतलब ये पहला घरेलू कानून होगा जो अंटार्कटिका में भारत की गतिविधि से संबंधित है। लॉजिक लगाइए। ठीक है, अगर लिख दे, मैं बोल दे अभी क्रिप्टो करेंसी अधिनियम, मान लो अभी आया है क्रिप्टो करेंसी अधिनियम, अब बोल देगा ये पहला अधिनियम है, तो है पहला अधिनियम। नहीं तो अगर नहीं होता तो पहले हम कभी ना कभी नाम सुनते हैं इसका। ठीक है, तो ये हमारा सही है। दूसरा, यह उन भारतीय और विदेशी नागरिकों द्वारा अंटार्कटिका में किए गए अपराधों के दंडात्मक कार्यवाही का प्रावधान करता है जो भारतीय अभियानों का हिस्सा है। देखिए दोस्तों, अगर कोई भी चीज़ भारतीय अभियान का हिस्सा है और वो जा रहा है कहाँ पे? अंटार्कटिका में, तो उस अभियान में भले भारत के लोग हैं या विदेशी नागरिक हैं, अगर अंटार्कटिका में जाके कुछ गलत कार्य करते हैं तो उनको अपराध तो दिया जाएगा दोस्तों। ये भी एकदम सही है। ऐसा थोड़ी है कि आप अगर भारतीय हैं और अभियान में जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो नहीं सज़ा मिलेगा, या विदेशी नागरिक है, भारत अभियान का हिस्सा है, अंटार्कटिका में जाके कुछ गलत उल्टा सीधा कर रहा था तो अपराध करेगा तो दंड तो मिलेगा। तो एकदम सही है। ये बोल रहा है यह अंटार्कटिका संधि के किसी अन्य पक्षकार की अनुज्ञा के बिना या लिखित अनुमति के बिना अंटार्कटिका में भारत अभियान को निषिद्ध करता है। देखिए अंटार्कटिका जो संधि है दोस्तों, उसमें जो अंटार्कटिका कहाँ है दोस्तों? अगर ये हम ग्लोब बनाएंगे तो यहाँ पे अंटार्कटिका है। ठीक है, तो और इंडिया कहाँ पे? यहाँ पे। ठीक है, तो अंटार्कटिका संधि हुई थी कब? बहुत पहले हुई थी। तो अंटार्कटिक देशों के आसपास जो छोटे देश हैं उनके बीच में हुई थी। तो वहाँ अगर अभियान हमको करना है अंटार्कटिका में, तो जो संधि के मेंबर हैं जो अंटार्कटिका को बचाने की बात बोलते हैं, तो उनके बिना परमिशन के नहीं हम कर सकते। तो ये भी हमारा सही है। तो 15 का आंसर होगा दोस्तों बी, 1, 2 और 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में बराक घाटी में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? समझ में आ रहा है? देखिए बराक कहाँ है दोस्तों, ये बताइए। तो बराक आपका असम और मणिपुर वाले एरिया में है। ठीक है, मणिपुर और असम वाले एरिया में बराक। ठीक है, मतलब जो आदमी होगा असम में या मणिपुर में वही इसमें शामिल हुआ होगा, है ना। तो देखिए दुर्गा मोहन दास, चित्तरंजन दास और बरिंदर घोष, इनको कौन नहीं जानता है दोस्तों? चलिए, आपको दुर्गा मोहन बोस नहीं पता होगा, क्या आपको चित्तरंजन दास नहीं पता है? ये स्वराज पार्टी को स्थापना किए थे। अभी हमने पढ़ा कि CR दास जो है आपका प्रस्ताव लेके आए थे असहयोग आंदोलन का। तो और दुर्गा मोहन देखिए दास, ये भी दास, इसका मतलब चित्तरंजन दास तो आपको पता है कि बंगाल के हैं, तो ये भी दास कहाँ के होंगे? बंगाल के। और बरिंद्र कुमार घोष, ये तो आपके पता ही होगा, इन्होंने बंगाल में युगांतर पत्रिका और युगांतर संस्थान खोल के लाया था। इसके अलावा इन लोगों ने जो दोस्तों जतिंद्र नाथ के साथ मिलकर जो है बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन को शुरू किया था। ठीक है, तो ये भी हमारा नहीं होगा, मतलब तीनों कहाँ के हैं? बंगाल के। तो जो बचा है वो होगा कामिनी कुमार चंदा, जो आपका बराक घाटी में स्वदेशी आंदोलन शुरू किए थे। तो इस तरह से नाम और लॉजिक के आधार पे आप जो है क्वेश्चन को बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है 17। तो बोल रहा भारत के औपनिवेशिक इतिहास के संदर्भ में हमें बताना है कि राजा मुंजे संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो राजा मुंजे संधि बोल रहा है किस लिए फेमस थे? ठीक है, राजा मुंजे संधि। ठीक है, ये बताइए, अभी आपको पता चल जाएगा। ब्रिटिश भारत में संवैधानिक सुधार के लिए, देखिए ब्रिटिश भारत में संवैधानिक सुधार लाया गया था तो अलग अलग एक्ट लाए गए थे, जिससे पिट्स इंडिया एक्ट,
जैसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, जैसे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट, जैसे 1853 का एक्ट, जैसे 1858 का एक्ट, जैसे 1909 का एक्ट, जैसे 1892 का एक्ट। तो कहीं भी अधिनियम में आपने राजा मुंजे का नाम सुना नहीं। और वैसे भी संवैधानिक जब सुधार आएगा तो अंग्रेजी तो लाएगा ना दोस्तों, तो मुंजे क्या करेगा वहाँ पे, झालमुड़ी खाएगा, तो ये नहीं होगा। उसके बाद अस्पृश्य लोगों के सीट के आरक्षण के संयुक्त निर्वाचन मंडल के निर्माण के लिए ये हो सकता है। आगे देखते हैं, बोला देशी रियासतों में राजनीतिक सुधार के लिए। तो जो भी देशी रियासत में राजनीतिक सुधार लाएगा दोस्तों, उसको कौन लेके आएगा, अंग्रेज, क्योंकि देशी रियासत किसके अंदर थे, अंग्रेज के अंदर थे, ब्रिटेन इंडिया में, ठीक है। तो सुधार के लिए लाएगा तो आपको पता होगा बटलर आयोग, बटलर आयोग रिलेटेड था राजनीतिक सुधार के लिए, मुंजे ये सब नहीं रिलेटेड, ये भी हमारा कट गया। फिर बोल रहा भारतीय पूंजीपतियों के हित के लिए। दोस्तों भारतीय पूंजीपति उस समय कौन थे, अंग्रेज के टाइम उपनिवेश में टाटा थे, बिड़ला था, ठीक है, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास टंडन था। कहीं भी आपने मुंजे और राजा का नाम सुना नहीं, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या ऑप्शन बचा दोस्तों, 17 का भी, मतलब अस्पृश्य लोगों के लिए ये था सीट का आरक्षण लेके। तो जो याद रखिए इसमें मुंजे था जो था वो हिंदू महासभा से आया था, और राजा जो था वो जो दलित वर्ग हैं उनके लिए उनका प्रतिनिधि करता था। तो जो मेरा आंसर होगा दोस्तों वो 17 का होगा बी, ठीक है। आगे देखते हैं, बोल रहा है बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम जो 2022 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस प्रकार की बैटरियों को कवर किया गया है। देखिए बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम कब बना है, 2022 में, मतलब ताज़ा है। तो ताज़ा होगा तो क्या होगा, सब चीज़ को कवर करेगा ताकि कोई चीज़ छूटे ना। तो सभी तरह के बैटरी जो है इसमें कवर है। तो कौन सा सही उत्तर है दोस्तों, 1 2 3 और 4 समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग को यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन पढ़ना है। ये नहीं कि चेक नहीं करना कि यार ये होगा या नहीं, ये होगा नहीं। अगर उठपटांगे कुछ दे दे तो अलग बात है, लेकिन देखिए सब तो बैटरी ही है दोस्तों, और नया नया नियम बना है। और बैटरी में अगर एक बैटरी से कचरा निकलेगा अपशिष्ट, तो सब बैटरी से तो निकलेगा ही ना, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो या पोर्टेबल हो या ऑटोमेटिक हो या औद्योगिक बैटरी हो। बात समझ में आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में बोल रहा है कि वह प्रसिद्ध घटना जिसमें गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने निहत्थे भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया घटित हुई थी। तो आपको पता होगा कि गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिक जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय पेशावर में, जब वहाँ पे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसको हम लोग फ्रंटियर गांधी बोलते हैं दोस्तों, सीमांत गांधी, तो ये लोग जब सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे थे तो वहाँ पे गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों को भेजा गया था। लेकिन वहाँ के सैनिक बोले कि हम इन लोगों पे गोली नहीं चलाएंगे क्योंकि ये निहत्थे हैं। तो सैनिक नहीं चाहते थे कि जालियांवाला बाग के जैसा फिर से कोई घटना हो जाए, इसलिए उन्होंने पेशावर में मना कर दिया, ठीक है। अगर आपको एलिमिनेट करना होता तो मान लीजिए तो कि इस तरह से आप कर सकते थे। गढ़वाल कहाँ है दोस्तों, ये आपको समझ लीजिए हिमाचल और उत्तराखंड का एरिया। तो जो सैनिक होगा वो उसी एरिया में तो होंगे, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। जैसे मैं बोलूँ असम राइफल, तो असम राइफल कहाँ होगा दोस्तों, असम में, नॉर्थ ईस्ट में। अगर मैं बोल दूँ आपका ITBP, इंडो तिब्बतियन बटालियन पुलिस, तो ये कहाँ होगा, चाइना में। समझ में आ रहा है। तो इसी तरह गढ़वाल कहाँ होगा, तो गढ़वाल होगा वहाँ पे जहाँ पे हिमाचल प्रदेश के आसपास वाला एरिया में, ठीक, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है कलकत्ता होगा दोस्तों, नहीं, कलकत्ता तो कितना दूर है। इस तरह से आप जो है ऑप्शन को हटा के एक ऑप्शन आप जो है एलिमिनेट कर सकते थे, ठीक है। बाकी तो पेशावर, दिल्ली और अमृतसर तीनों जो है सटा है, ठीक। तो आपका आंसर जो होगा दोस्तों 19 का ए, ठीक है। तो गढ़वाल रेजिमेंट याद कर लीजिएगा, कहाँ पे, पेशावर में सैनिकों मना कर दिया। फिर अगला है खनिज सुरक्षा साझेदारी MSP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहा है यह संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में वाली साझेदारी पहल है, ठीक है। उसके बाद ही बोल रहा है कि जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना है। अगला है भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है। देखिए दोस्तों, अगर ये खनिज सुरक्षा साझेदारी अगर यूनाइटेड नेशन के नेतृत्व में होता तो ये पूरा न्यूज़ में रहता, आप सुनते, हम सुनते, सब लोग सुनता। लेकिन क्या आपने सुना नाम, नहीं। इसका मतलब यूनाइटेड नेशन के ये नहीं होगा, क्योंकि देखिए यूनाइटेड नेशन होगा तो वो तो पूरा
बहुत समय तक न्यूज में रहेगा ना। जैसे यूनाइटेड नेशन के अंडर में ये ट्रीटी साइन हुआ है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, आपने सुना है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सुना है आपने, क्योटो प्रोटोकॉल सुना है, ठीक है। तो जो भी यूनाइटेड नेशन के अंदर होता है वो आप उसका नाम सुनते हैं, वो बहुत न्यूज़ में रहता है। लेकिन जो यूनाइटेड नेशन के अंदर में नहीं होगा तो उसका अपना नाम नहीं सुनेंगे। तो यूपीएससी क्या करता है, जो यूनाइटेड नेशन के अंदर में नहीं भी है छुट्टू पुट्टू, उसको भी यूनाइटेड नेशन के अंदर में लिख के आपको गलत करवाएगा। तो आपको लगेगा कि यार हो सकता है, होता है, सकता है, नहीं है वो, ठीक है, काटिए उसको। फिर भी देखिए, जो भी यूनाइटेड नेशन के नेतृत्व में नहीं होगा उसको भी भारत तुरंत संस्थापक सदस्य नहीं बनता है। भारत अगर देखता है भाई कि मेरा उससे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा तब होगा उसका पार्टिसिपेट करता है, ऐसे नहीं कर देता है, ठीक है। जैसे एक संस्था थी, ग्रुप था RCEP, इसका भारत ज्वाइन इसको नहीं किया था क्योंकि इससे भारत को नुकसान होने वाला था। उसी तरह सब चीज़ को भारत जो है नहीं कर देगा शामिल, संस्थापक नहीं बन जाएगा, ठीक है। तो संस्थापक उसी का बनता है जनरली जो यूनाइटेड नेशन से पास हुई हो और उसमें खूब सारा डिस्कशन हुआ है। ऐसे फालतू चीज़ों को भारत जो है ज्वाइन नहीं करता है, ठीक। तो ये हमारा गलत है, आंसर होगा ना तो 1 ना तो 2। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं दोस्तों। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोले इसकी स्थापना वर्ष 1925 में कानपुर में हुई थी। ये एकदम सही है, आपको पता भी होगा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया MN रॉय लोग मिल के लोग जो है स्थापना किए थे, ठीक है, 1925 में, ठीक है, कानपुर में। इसकी गतिविधियों को अंग्रेजों द्वारा समर्थन प्रदान किया गया। नहीं दोस्तों, जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हुआ ये कम्युनिस्ट को सपोर्ट करती थी। कम्युनिस्ट मतलब हिटलर, कम्युनिस्ट मतलब रूस, रसिया। तो ब्रिटेन का इन दोनों देशों के साथ एकदम खटपट होता था। ये लोग दोस्त कम्युनिस्ट पार्टी वो बात करते थे मजदूरों का, बात करते थे किसानों का, लेकिन उसी का शोषण अंग्रेज करते थे। तो अंग्रेज क्यों जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को समर्थन करेगा? समर्थन नहीं किया। समर्थन तब किया जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ। तो क्या हुआ कि रूस जो है दोस्तों, रूस किसको सपोर्ट किया? ब्रिटेन को। और रूस को कौन सपोर्ट करते थे? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ऑटोमेटिकली ब्रिटेन को सपोर्ट करने लगे द्वितीय विश्व युद्ध में, लास्ट में, ठीक है। और उसी समय क्या हुआ, भारत में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन में हम लोग जो है अंग्रेज़ का विरोध कर रहे थे, लेकिन उसी समय क्या हुआ था कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया रूस को सपोर्ट कर रहा था और रूस सपोर्ट कर रहा था ब्रिटेन को वर्ल्ड वार में। इसका मतलब इनडायरेक्टली तरीक़ा से ब्रिटेन को सपोर्ट कर दिया कौन? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। और भारत छोड़ो आंदोलन को क्या कर दिया? विरोध कर दिया, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भारत छोड़ो आंदोलन का सपोर्ट नहीं किया था, समर्थन नहीं किया था, उसका विरोध किया था, ठीक है। तो शुरू में जो है ब्रिटेन जो है कम्युनिस्ट पार्टी को समर्थन नहीं की, ठीक है। ये सही है, ये गलत है। कौन सा सही है? केवल 1। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं दोस्तों। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान हुई क्रांतिकारी गतिविधियों के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन से भारतीय स्वतंत्रता के लिए बर्लिन समिति से संबंधित था या थे? ठीक। तो देखिए, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेन्द्र नाथ दत्त, लाला हरदयाल। क्या आपको पता है कि इसमें से ये आदमी नहीं था? नहीं पता होगा तो आप तीनों को टिक मार दीजिए, ठीक है, 1, 2 और 3, क्योंकि हिस्ट्री में बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं जो सब आप नहीं पढ़ के जा सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में बोल रहा है कि इसका गठन जो है JP जयप्रकाश नारायण, आचार्य नारायण देव के नेतृत्व में किया गया था। दोस्तों, इसको कौन नहीं जानता है कि 1934 में सोशलिस्ट का जो है विचार के लिए जयप्रकाश नारायण, जिसको JP बोलते हैं, और आचार्य नारायण देव इसका स्थापना की, जिसमें JP जो है थे वो सचिव थे इसके, और आचार्य नारायण देव जो थे वो अध्यक्ष थे। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये एकदम सही है। इसका जो उद्देश्य था दोस्तों कि भारत को स्वतंत्रता देना, और कैसे स्वतंत्रता देना? तो क्रांतिकारी एकदम जन आंदोलन का बात करिए, क्योंकि JP जन आंदोलन का ही बात करते थे, है ना। तो यह बोल रहा है यह द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का समर्थन करने की नीतियों का विरोधी और स्वतंत्रता के लिए क्रांतिकारी जन संपर्क की समर्थक थी, ठीक है। सही बात है, समर्थक थी, और ये भी सही है। तो होगा 1 और 2 दोनों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं दोस्तों। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, ये सेंट्रल बैंक लिखा हुआ है, डिजिटल लिखा है, करेंसी मतलब ऐसा करेंसी जो सेंट्रल बैंक इशू करती है, केंद्र बैंक, ठीक है। तो जो याद रखिएगा, ये क्या लिखा है कि यह केंद्र बैंक द्वारा डिजिटल रूप में जारी एक लीगल टेंडर है। तो देखिए, यहाँ तक तो आपको सही लग रहा है।
और क्या लीगल टेंडर क्या होता है, मैंने आपको इकोनॉमी के क्लास में, मृणाल सर की क्लास में बताया हूँ, पर जब मैं PDF आपको पढ़ा रहा था तो ज़रूर देखिएगा। प्लेलिस्ट में तकरीबन 13 लेक्चर आ चुके हैं, ठीक है। और धीरे धीरे करके मैं मार्च एंड तक आपका जो है कंप्लीट करवा दूँगा, ठीक है। मृणाल सर का PDF जो 1000 पेज का है, और अब हम लोग जो है 150 पेज तक पढ़ चुके हैं। बाकी पेज भी बहुत आसान है, धड़ाधड़ धड़ाधड़ पढ़ लेंगे, ठीक है। तो देखिए बोल रहा है कि लीगल टेंडर, तो लीगल टेंडर क्या होता है दोस्तों? लीगल टेंडर का मतलब ये है, दो चीज़ ध्यान देखिएगा, ये होगा कॉइन, सिक्का होगा, या करेंसी, नोट होगा, जिसको किसी सरकार के द्वारा बनाया जाता है, और कोई भी आदमी उसको लेने से मना नहीं कर सकता है, उसको लीगल टेंडर बोलते हैं, समझे। क्या क्या याद रखना है, कॉइन और करेंसी होना चाहिए, सरकार के द्वारा होना चाहिए, और कोई भी आदमी लेने से मना नहीं कर सकता है। जैसे मान लीजिए आपने फ्रिज खरीदा, क्या खरीदा? फ्रिज, उसको मान 20,000 रुपये का है, आप उसको चेक देंगे तो चेक को मना कर सकता है ना? हाँ, तो चेक लीगल टेंडर नहीं होगा। आप उसको डिमांड ड्राफ्ट दे देंगे तो मना कर सकता है, लीगल टेंडर नहीं होगा। आप उसको कॉइन दे देंगे, ले लेगा। आप उसको सिक्का दे, करेंसी नोट दे देंगे, ले लेगा, ठीक है। तो ऐसा कॉइन करेंसी जिसको सामने वाला लेने से मना नहीं कर सकता है, अगर हम कुछ सामान खरीदे हैं तो उसको हम लोग लीगल टेंडर बोलते हैं। तो सेंट्रल बैंक डिजिटल, जो ये भी एक करेंसी है डिजिटल रूप में, तो ये भी एक लीगल टेंडर है, ठीक है। इसको भी कौन जारी किया है? सेंट्रल बैंक दोस्तों, ठीक है। ये अगला है कथन कि यह भारत या केंद्र बैंक की बैलेंस शीट पर एक परिसंपत्ति के रूप में लक्षित होती है। मैंने आपको अकाउंटिंग का लेक्चर पढ़ा रहा है आपको EPFO के लिए, तो उसमें मैंने आपको बताया था परिसंपत्ति क्या होता है, और एक चीज़ बताया था देयताएँ। तो परिसंपत्ति वो चीज़ होता है जो आपका होता है, और देयताएँ क्या होता है जिसको आपको देना पड़ता है दूसरे को। जब आप नोट आपके पास होगा तो देखिए यहाँ पे लिखा होगा, कहाँ पे, इधर इस साइड लिखा होगा या बीच में लिखा होगा, क्या लिखा होगा कि मैं धारक को इतना रुपये, जो भी रुपया होगा नोट 20 रुपये का, तो 20 रुपये देने का वचन करता हूँ, और गवर्नर का साइन, ठीक है। इसका मतलब वो वचन दे रहा है कि भैया तुम अगर आओगे मेरे पास कुछ फटा पुराना नोट लेके, मान लीजिए कोई नोट है वो फट गया, तो हम बैंक हम जाते हैं तो हम लोग को तुरंत एक्सचेंज करके नया नोट दे देता है ना। क्यों देता है? क्योंकि वो जिम्मेदारी है बैंक का, वो दायित्व है कि देयताएँ हैं कि जो भी चीज़ लिखा हुआ है नोट पे वो हम उसको वापस करें, ठीक है। तो नोट जो इशू करती है RBI, तो RBI की वो परिसंपत्ति नहीं है दोस्तों, वो क्या है? देयताएँ हैं, दायित्व है। तो ये हमारा गलत होगा, इसलिए बैलेंस शीट में उसको परिसंपत्ति में नहीं दिखाते हैं। कहाँ दिखाते हैं? देयताएँ में दिखाते हैं। कौन सा सही है? तो केवल लिख, ठीक है। आज का क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि 1931 में जो आयोजित भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के कराची अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको पता है 1931 में कराची में अधिवेशन हुआ था, और उसको हेड कौन किए थे? पटेल उसका अध्यक्ष थे। इसमें मौलिक अधिकार पे प्रस्ताव लाया गया, जिस प्रस्ताव को लाए थे नेहरू, ठीक है। कराची अधिवेशन हुआ क्यों था? तो कराची अधिवेशन इसलिए हुआ था दोस्तों, इसके पहले जो है आपको पता है कि देखिए मैं बता रहा हूँ, नमक सत्याग्रह हुआ था, ठीक है। नमक तोड़ के लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया था। फिर जाके पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसमें कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है पार्टिसिपेट नहीं की। फिर जाके अंग्रेज़ को लगा कि नहीं, बिना कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करेगी तो क्या मतलब है मीटिंग बुलाने का। फिर जाके गांधी और इरविन का समझौता हुआ, ठीक है। इसमें डिसाइड किया गया कि हम जो है जो हमारा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसको हम क्या करते हैं? सस्पेंड करते हैं, कुछ दिन के लिए रोकते हैं, और कांग्रेस जो है सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। और ये जो गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ, उसी को समर्थन करने के लिए कि ठीक हम स्वीकार करते हैं कि गांधी इरविन का समझौता, जिसके तहत हम लोग सस्पेंड कर देंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन को, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है सेकेंड गोलमेज सम्मेलन, वहाँ पे कांग्रेस जाएगी। इस बात को स्वीकृति मिल गया कि इसमें कराची अधिवेशन में, बात समझ में आया। उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, और फिर इसमें कांग्रेस जब गई, गांधी जी मिलने गए अंग्रेज से मिलने, बात करने,
तो फिर उनको निराशा हाथ में लगा, तो फिर से वो वापस आके चालू कर दिए सविनय अवज्ञा आंदोलन, और फिर से अंग्रेज उनको मनाने के लिए तृतीय गोलमेज सम्मेलन किया, लेकिन इस बार कांग्रेस नहीं गई। तो कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट की थी। ठीक है, आप पढ़िए इसको कि कराची अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोला कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार पटेल ने की। सही। इस अधिवेशन में पारित मूल अधिकार का प्रस्ताव महात्मा गांधी द्वारा तैयार किया गया था। नहीं। कौन किया था? मैंने बताया आपको, नेहरू। तो दूसरा मेरा गलत है। ठीक, अगला देखते हैं। इस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया गया था। ठीक है, सही बात है। तो ये होगा 25 का सही। इस तरह से दोस्तों जो आज हम लोगों ने डीपीपी के तहत जो है टेस्ट का डिस्कशन देखा, हिस्ट्री का। ठीक है, ये जो टेस्ट था आपने 25 क्वेश्चन तक देख लिया। ठीक है, हम लोग कल 18 मार्च को फुल टेस्ट करेंगे दोस्तों, जिसमें हम लोग 25 क्वेश्चन जो मिक्स होगा अलग अलग सब्जेक्ट का, उसमें करंट के भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा लग रहा है दोस्तों। हिंदी मीडियम से बच्चे सेलेक्ट कम हो रहे हैं। ठीक है, क्यों? पीटी में, क्योंकि वो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करते अच्छे से और उनके लिए संसाधन भी नहीं है। तो मेरा जो मकसद है दोस्तों कि हिंदी मीडियम से भी उतने ही बच्चे सेलेक्ट हो पीटी में जितने इंग्लिश मीडियम हो। इसीलिए ये आपकी दायित्व है कि हिंदी मीडियम के बच्चे को कि आप इस चैनल को जितना अधिक से अधिक वायरल कीजिए, उतना आपके लिए फ़ायदा होगा हिंदी मीडियम के लिए। ठीक है, क्योंकि इससे अच्छा चैनल मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब पे कोई है जो आपको इतना अच्छे से डिटेल में पढ़ा रहा है। ठीक है, अगर है तो बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और नहीं है तो ये भी बताइए कि मैं किस तरह से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आज का लेक्चर देखने के लिए। ठीक है, अब इस चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, और अपना सजेशन ज़रूर दें कि कैसा लेक्चर लग रहा है। लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन फिर भी मैं बनाता हूँ। बस आपसे यही गुजारिश है कि इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।